में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे इको नहीं पढ़ा था, पहली बार पढ़ रहे हैं? पहली बार इको मुझसे पढ़ रहे हो? बीसीके से पढ़ा था? चलो अच्छी बात है। तू तो एक क्लास ले चुकी ना मुझसे? नहीं ले? हाँ नहीं। चलिए, सबसे पहला है बेटा हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो बेटा, तो सबसे पहले जो हमें इस टॉपिक में देखना है, सबसे पहले जो हमें इसमें समझना है वो यही कि इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है, किसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो पहली कहानी तो हमारी शुरुआत वहीं से होगी कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा तो है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, लेकिन लॉकडाउन का असर तो जरूर हुआ होगा, पढ़ने पर उतना मन नहीं आया होगा। लेकिन फिर भी बताओ कि इकोनॉमिक्स होता क्या है बेटा? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अच्छा, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, वांट्स मेरी यही है, फुलफिल होगा डिमांड है कि नहीं? मैं सोचता हूं कि चंद्रमा पूरा अपना हो, कोई और उस पर जा ही ना, होगा? तो ऐसे वांट्स का है का भाई? ऐसे वांट्स का है का जब वांट्स फुलफिल ही ना हो, है कि नहीं? रात हम सोए थे, आंख बंद किए, अपने आप को सीए का टॉपर समझ रहे थे, आंख खोली रोड पे आ गए। तो ऐसा वांट्स का है का? इकोनॉमिक्स का कोई भी इस तरीके से प्रॉपर वर्ड नहीं होता, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का कोई भी ऐसे प्रॉपर वर्ड नहीं होता, प्रॉपर उसका मीनिंग नहीं होता। तो जब भी हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स को, तो इकोनॉमिक्स को अलग अलग व्यू पॉइंट से हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, उसका कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता, उसको अलग अलग व्यू पॉइंट्स के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही कहेंगे कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन इकोनॉमिक्स। अब भैया अगर वेरी डिफिकल्ट है इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना, तो क्या इकोनॉमिक्स पढ़े ही ना? भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो क्या कहते बेटा कि अगर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन्ड विथ 4 डिफरेंट व्यू पॉइंट, 4 डिफरेंट व्यू पॉइंट, कि हम यहां पर उसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन 4 अलग अलग व्यू पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते बेटा, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको इकोनॉमिक्स, क्योंकि देखो यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव है, अब कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि 10 लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी अगर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स को क्या होगा बेटा, डिफाइन करना मुश्किल है, पर एक्सप्लेन करना आसान है, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम लोग उसको समझ सकते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो 4 व्यू पॉइंट है, 4 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला इसमें आता है बेटा वेल्थ व्यू पॉइंट। सबसे पहला कौन सा होगा? वेल्थ व्यू पॉइंट। अभी ये चारों हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। दूसरा है हमारा बेटा वेलफेयर व्यू पॉइंट। तीसरा है हमारा बेटा स्केर्सिटी एंड चॉइस मेकिंग व्यू पॉइंट। और चौथा है बेटा डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। ये 4 व्यू पॉइंट हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन कर सकेंगे। कि अगर इकोनॉमिक्स को आपको देखना है, अगर इकोनॉमिक्स को देखना है, तो इकोनॉमिक्स को देखने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग 4 अलग अलग व्यू पॉइंट से समझेंगे, 4 अलग अलग व्यू पॉइंट्स के अनुसार देखेंगे। कौन कौन सा? वेल्थ व्यू पॉइंट, वेलफेयर व्यू पॉइंट, स्केर्सिटी एंड चॉइस मेकिंग व्यू पॉइंट, और डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी हम लोग बात करें तो सबसे पहला देख रहे हो, वेल्थ का मतलब क्या होता है बेटा? मनी वैल्यू। वेल्थ का मतलब क्या हो गया? मनी वैल्यू।
तो जहां पर हम लोग किसी भी चीज को कंपेयर किससे कर लेंगे, मनी से, वेल्थ से, तो वहां पर हमारा कौन सा आएगा बेटा, वेल्थ व्यू पॉइंट। दूसरा है वेलफेयर, इसी को बेटा किताबी लैंग्वेज में अगर बोले तो इसको बोला जाता है मेटेरियल वेलबींग। इसी को क्या बोला जाएगा बेटा, मेटेरियल वेलबींग के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वेलफेयर व्यू पॉइंट। तीसरा है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या हुआ, कमी, कि जहां पर कमी नाम से कोई भी काम हो रहा होगा उसकी बात हम लोग करेंगे, तो स्कैरसिटी और चॉइस मेकिंग व्यू पॉइंट होगा। और चौथा होगा कि हमें अपनी ग्रोथ के बारे में भी तो सोचना है ना, कि भाई अगर आप लोग यहां पर फाउंडेशन करने के लिए बैठे हुए हैं तो फाउंडेशन करने के लिए पहले तो जेब में माल होना चाहिए, है कि नहीं भाई। कहीं कहीं भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे तो जेब में कैश होगा तभी ना ऐश होगा, है कि नहीं। तो पहले तो जेब में कैश होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि पेमेंट भी करना पड़ता है फीस की। तो वेल्थ के बारे में सोच रहे हम लोग। फिर उसके बाद हम अपने नजरिए से सोचे तो वेलफेयर के लिए सोचते हैं कि देखो कितने मासूम बच्चे हैं, सुबह सुबह उठ के आते हैं, दया धर्म किया जाए, है कि नहीं, तो हम भी वेलफेयर की बात करते हैं। फिर उसके बाद बेटा स्कैरसिटी ऑफ टाइम तो देख रहे हो ना कि हर जगह पे होता है, स्कैरसिटी ऑफ टाइम हर जगह पे है। अगर स्कैरसिटी की बात करते मतलब कमी की, जो ह्यूमन वांट्स होता है ना बेटा वो अनलिमिटेड होता है। जो ह्यूमन वांट्स होगा वो क्या होगा, अनलिमिटेड। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज होगा वो क्या होगा बेटा, लिमिटेड होगा। तो हमें जो भी काम करना होगा उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में से करना होगा ना, जितना हमारे पास रिसोर्सेज है उसी में से काम करना होगा। तो उसको हम लोग कहां पे पढ़ेंगे बेटा, स्कैरसिटी और चॉइस मेकिंग में। और बाद में देखेंगे कि हम अपने वेल्थ का बेस्ट यूटिलाइज करके, हम अपने वेलफेयर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा करके और अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके हम अपना ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। कि भाई अगर फाउंडेशन में 4 पेपर हैं तो इसी 4 पेपर को अच्छे से पढ़ करके हम रिजल्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं। अगर बोल दे कि भाई कोई एक सब्जेक्ट को लेके आवे यार ये समझ से बाहर है, चल छोड़ ही देते हैं, तो क्या निकलेगा, नहीं ना। तो हमें चारों को लेकर के तभी तो हम लोग अपनी ग्रोथ की बात करेंगे ना। तो ये जो ग्रोथ होगा ना इसमें सारे को इंक्लूड करके हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो हमारे पास वेल्थ है, जो हमारे पास वेलफेयर की बात है, उन सब का हम लोग कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करके अपनी ग्रोथ को सेटिस्फाई करते हैं, वो चीजें हमें देखना पड़ेगा। तो हमेशा डेवलपमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी। अभी जो हम लोगों को वर्तमान में देखना होता है बस यही चलता है बेटा, डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। कि आप हर जगह पे हमेशा किसकी बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, है कि नहीं। तो हमेशा कौन सा चलेगा बेटा, डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। तो सबसे पहला कौन सा बेटा, वेल्थ व्यू पॉइंट। सबसे पहला कौन सा है, वेल्थ व्यू पॉइंट। देखो बेटा वेल्थ व्यू पॉइंट दिया गया था प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा। जो हमारा वेल्थ व्यू पॉइंट है ये दिया गया था प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। और ये दिया गया था बेटा 1776 में। 1776 में उन्होंने क्या करी, अपनी एक बुक लिखी। 1776 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने इस चीजों को एक्सप्लेन करा था, वेल्थ व्यू पॉइंट को। 1776 में उन्होंने क्या करा था, अपनी एक बुक लिखी थी जिसके माध्यम से उन्होंने इसको बताया था वेल्थ व्यू पॉइंट को, ठीक है। 1776 में उन्होंने क्या करी, अपनी एक बुक लिखी जिसमें इसको एक्सप्लेन किया गया। और वो जो बुक है उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। एक राष्ट्र की, एक कंट्री के पास क्या वेल्थ है, क्या मनी वैल्यू है, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इकोनॉमिक्स के नाम से जानेगा। कि भाई अगर हमारे जेब में अगर 100 रुपए है तो हमारी औकात कितनी हुई बेटा, 100 रुपए ना। तो हम ये बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमिक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 100 रुपए। कि यहां पे जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे, यहां पर जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो किस में कंपेयर करेंगे बेटा, मनी वैल्यू के रूप में कंपेयर करेंगे, वेल्थ के रूप में कंपेयर करेंगे। देखिए बेटा इससे पहले भी इकोनॉमिक्स हुआ करता था, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जब तक कोई भी रिटर्न ऑब्लिगेशन नहीं होता तब तक हम उसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इन्फोर्स नहीं करते हैं, है कि नहीं। कि अगर रिटर्न ऑब्लिगेशंस होगा
तो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट के रूप में फॉर्मेशन होगा, अगर रिटर्न ऑब्लिगेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में नहीं होगा। यही ना पढ़ते हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए ना। ओरली की बात करते हैं हम लोग, क्या नहीं करते। तो यहां पर भी यही था कि इससे पहले जो काम हुआ करता था बेटा, वो सारे के सारे हमारे ओरली बेस्ड होते थे, तो इसलिए उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। तो अब इन्होंने सबसे पहले दिया था, तो मतलब जो सर्वे सर्वा हैं, जो जन्म देने वाले हैं, वो कौन है बेटा, एडम स्मिथ ना। इसलिए एडम स्मिथ साहब को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना बेटा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाता है। कि अगर एडम स्मिथ साहब की बात करें तो उसे क्या कहेंगे, फादर ऑफ आप इकोनॉमिक्स कह दो या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कह दो, क्योंकि भैया पहले भी तो इकोनॉमिक्स था ही ना, लेकिन वहां पे क्या था, ओरली था। तो हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कह दें या मॉडर्न इकोनॉमिक्स कह दें, कोई अंतर दोनों में नहीं है। तो वेल्थ व्यू पॉइंट किसके द्वारा दिया गया बेटा, एडम स्मिथ के द्वारा। कब दिया गया, 1776 में। क्या बुक था उसका, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। एडम स्मिथ को किस नाम से जाना बेटा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहां तक तो यह बात बता दी गई, लेकिन इसको सपोर्ट किया गया था बेटा प्रोफेसर जेबी से, सपोर्टेड बाय जेबी से। जैसे देखिए ना, मैं अभी ये बोल दूं कि भाई हमारे सपोर्ट में कौन कौन है, कोई नहीं खड़ा होगा, लेकिन अगर अभी भाजपा पार्टी से टिकट मिल जाए तो फिर देखो पीछे लाइन भी लग जाएंगे, है कि नहीं। तो कोई एक आगे बढ़ने वाला होना चाहिए, पीछे तो लाइन अपने आप खड़ी हो जाएगी। होता या नहीं होता बेटा। तो जहां पर भी अगर हम लोग कहीं पर भी बात करें तो इसको सपोर्ट किसके द्वारा किया गया, जेबी से। पहले इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन किसी ने नहीं दिया, लेकिन जैसे ही एडम स्मिथ ने दिया तो इसके सपोर्ट में कौन आ गया बेटा, जेबी से। उन्होंने बोला हाँ ये गुरुजी जो बोल रहे हैं ना एकदम सही बोल रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं, तुम भी तो बोलो। अरे वही इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ, के अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन के बारे में बताता है, जो मनी के बारे में बताता है, जो पैसे के बारे में बताता है, वही हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक्स होगा। तो इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस which deals with money or wealth. Economics is a science which deals with money or wealth. तो ये चीजें भी ध्यान में रख करके आपको चलना है, किसके लिए बेटा, वेल्थ व्यू पॉइंट की। अगर वेल्थ व्यू पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग वेल्थ व्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा, एडम स्मिथ। कब, 1776। क्या, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। सपोर्ट, और एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या मॉडर्न इकोनॉमिक्स। किसके द्वारा सपोर्ट किया गया, जेबीसे के द्वारा। जेबीसे ने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। तो ये चीजें आपको इसी तरीके से लाइन बाय लाइन रखोगे तो ध्यान में ज्यादा रहेगा, है कि नहीं। 5 लाइन लिख के क्या बेकार में फालतू का टाइम बर्बाद करें, आपका भी और हम अपना भी, है कि नहीं। समय महत्वपूर्ण है, क्या पता अगली सांस हमारे नसीब में हो या ना हो, है कि नहीं। चलिए जी, अब क्या पढ़ाते पढ़ाते निपट ले, तो कम से कम इतना बोला अच्छा चलो इतना पढ़ा के निपटे, है कि नहीं। तो वो भी ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो ये हमारी हो गई। अब देखिए वेल्थ व्यू पॉइंट, एक तो अच्छी बात है कि चूंकि शुरू में किसी ने दिया नहीं था, इन्होंने इस चीज के बारे में बताया, लेकिन यहां पर एक गलती भी हुई। क्या, तो जरा हम लोग इसकी भी बात कर लेते। कहता है अकॉर्डिंग टू वेल्थ व्यू पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वेल्थ व्यू पॉइंट, अगर हम लोग वेल्थ व्यू पॉइंट के अनुसार देखें, अगर हम लोग वेल्थ व्यू पॉइंट के अनुसार देखें, वेल्थ व्यू पॉइंट के अनुसार समझें, तो क्या होवे है। तो चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले इन लोगों का फोकस किसके ऊपर था बेटा, मनी और वेल्थ के ऊपर ना। किसके ऊपर था फोकस, मनी और वेल्थ के ऊपर। मतलब कहीं पर भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कोई बातें नहीं करी है ना भाई, जो कुछ भी है हमारे लिए क्या है बेटा, पैसा ही है ना। तो इसके द्वारा सबसे पहली बात, मनी और वेल्थ इज
more important than human being. इंसानों से ज्यादा वैल्यू किसकी थी बेटा? पैसे की थी या नहीं थी? इंसानों से ज्यादा वैल्यू किसके लिए थी? पैसे, क्योंकि जो भी उसने बात करी है सिर्फ और सिर्फ मनी और वेल्थ की बात करी है, सिर्फ और सिर्फ मनी और वेल्थ की बात करी है। तो पहला तो ये हो गया। फिर कहता है द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज मनी और वेल्थ। इंसान की खुशी और प्रसन्नता का मात्र एक साधन है, और वो क्या है बेटा? पैसा है। वो क्या है? पैसा और संपत्ति है। अगर पैसा और संपत्ति नहीं है तो वो खुश नहीं है। क्या ये संभव है बेटा? नहीं। आप देखिए, जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं ना, सबसे सुखी जीवन वही जीते हैं, बिना किसी टेंशन के सो रहे होते हैं। लेकिन हम लोग, है कि नहीं, अरे यार सुबह दादा उठ के क्लास हो जाना पड़ेगा, ये काम है, ये काम है कि नहीं? जितना पैसा उतना ज्यादा टेंशन। बिजनेसमैन है उसको और ज्यादा टेंशन, क्या पता बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, कब चलेगा, कैसे चलाना होगा, वो सब सारी चीजें देखना पड़ेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो यहां पर यही चीज है कि बोलता है कि द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज मनी और वेल्थ। द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज मनी और वेल्थ, कि इंसान की खुशी और प्रसन्नता का मात्र एक साधन है, और वो क्या है बेटा? हमारा पैसा है। वो क्या है? हमारा पैसा है। तो ये बात गलत है, जो सिर्फ एक ही साधन है और वो हमारा क्या होगा बेटा? मनी और वेल्थ होगा। कि इंसान की खुशी और प्रसन्नता का मात्र एक साधन है और वो मनी और वेल्थ है, ऐसा कह देना क्या है? गलत है। ऐसा संभव नहीं है। आप भी देखिए ना, जैसे आपने बचपन में नानी वगैरह से कहानी सुनी होगी कि एक राजा था, है कि नहीं? अब राजा है तो भैया धन दौलत से तो प्यार होवे करेगा, है कि नहीं? हमेशा भगवान से बस यही आशीर्वाद मांगते रहता था, हे भगवान हम जिस चीज को छू दे वो सोने का हो जाए, है कि नहीं? अब एक दिन भगवान उसके सपने में आए, बोले भाई यार बोल, तू हमेशा याद करता है, क्या चाहिए? बोला भगवान हम जिस चीज को छू दे वो सोने का हो जाए। भगवान ने बोल देता था आज तू ले ले फील, है कि नहीं? उठा, पहले बेड को छुआ, अरे दादा बेड तो सोने का हो गया। दीवार वगैरह का छुआ, सोने का हो गया। दिक्कत तो उस टाइम में नहीं हुई। सुबह नाश्ता करने के लिए बेटा, जैसे ही नाश्ते को हाथ लगाया सोने का हो गया, ले दादा। पानी पीने के लिए गिलास छुआ, सब कुछ सोने का हो गया, ले। अब क्या करिए, है कि नहीं? फिर तो पंगा क्रिएट हो गया। अब तो उसको खुश होना चाहिए ना भाई, जिस चीज को छू रहे वो सोने का हो रहा है, लेकिन फील तो आया नहीं। बेचारा बड़ी स्थिति में 2-4 दिन गुजारा, फिर सोच रहा था भगवान से ले ले आशीर्वाद कि भगवान वापस करो, मर जाएंगे नहीं तो भूखले, है कि नहीं? ऐसा कौन सा काम होगा फिर? भूखले मर जाएंगे तो उससे अच्छा क्या फिर सोना चांदी का? बेटा वो बैठा हुआ था, सीढ़ी से इसकी बेटी लुढ़क गई, बस उसने छू दिया उसको रोकने। भाई बाप है, अगर बेटी गिर रही तो रोकेगा? रोक दिया, बेटी हो गई पुतले सोने की, बस लगा रोने। भैया ई का हो गया? भाई खुश होना चाहिए, बेटी सोने की हो गई, अब क्या चाहिए? हमेशा ऐसे ही रहेगी, बदमाशी भी नहीं करेगी, है कि नहीं? लेकिन बेचारा रोना शुरू किया। भगवान सपने में फिर आया, बता अबे यार अब क्या हो गया तुझे? बोला भगवान वापस कर दो जो जैसा था। जैसे आपने एक मूवी देखे ना, वो गॉड टू सी ग्रेट हो, है कि नहीं? सबकी मांगे पूरी हो, ले दादा। राजपाल यादव उसकी बहने को लेके भाग गया, है कि नहीं? तो वही चीजें यहां पर भी, कि सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि हमारे लिए वेल्थ इंपॉर्टेंट है, ये चीज गलत है। जरूरी नहीं है। आप किसी गरीब के घर जाके देखो, जितनी खुशी जितनी प्रसन्नता वहां पर होती है ना बेटा, जितने खुश दिल मिजाज होते हैं ना वो लोग, उतना कोई नहीं होता। आप किसी गरीब के घर चले जाओ, सबसे ज्यादा मान सम्मान भी मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको खुश भी वही दिखेगा। तो इसीलिए कहते हैं जब किसी को परेशान करना हो ना, तो उसकी कुछ पैसों से मदद कर दो, साला अपने आप टेंशन में जीता रहेगा, है कि नहीं? तो है भी कहावत कि अगर एक बार ऐसे ही एक सुनार ने देखा कि भैया एक जो है ना मछुआरा बहुत ही ज्यादा खुश है। बोला यार ये इतना गरीब है फिर भी इतना खुश है, और हमारे पास इतना पैसा है फिर भी हम दुखी हैं। तो उसने क्या करा, एक बार कुछ सोने के सिक्के जाकर के मछुआरे को दे दिया। बोला इसको संभाल के रख, जब मैं आऊंगा ना तो उस तुमसे वापस ले लूंगा, और इसमें से कुछ तुम्हें इनाम में मिल जाएगा। अब पहले तो वो बेचारा सोचा कि चलो कुछ तो इनकम होगी, ले लिया, लेकिन उसके बाद उसकी ना रातों की नींद हराम हो गई, क्योंकि उसको रखवाली करना पड़ता था। अरे भैया कहीं चोरी ना हो जाए, कुछ इससे पहले घर भी खुला है तो काल ले जाएगा, हमें तो उठा के लेना जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अब तो उसको क्या टेंशन था माइंड में कि हमारे घर में सोने के सिक्के हैं, कोई उठा के ले भी जा सकता है, तो वो टेंशन में जीता रहा।
2 4 5 दिन किसी तरह बीता, वो पहुंचा सुना के बाद बोला बाहर में जाए तुम्हारा ये कमीशन ले अपना, हमें नहीं चाहिए, जिंदगी हराम कर रखी है हमारी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास मनी और वेल्थ होगा तभी जाकर के हम लोग काम कर पाएंगे, है कि नहीं। तो ये कह देना कि इंसान की खुशी का मात्र एक साधन पैसा है, ये तो संभव नहीं है कि नहीं। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात यहां पर थी। और तीसरा इन्होंने जो कहा इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स ओनली टेंजिबल गुड्स, नॉट इंटेंजिबल गुड्स, दैट इज सर्विसेज। कि अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स को लेंगे। किसको लेंगे बेटा? अभी टेंजिबल गुड्स क्या होता है? ऐसे गुड्स जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे। लेकिन ये तो फिजिक्स का नाम हो गया। अरे भैया हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इसके अनुसार जिसकी कोई ना कोई इकोनॉमिकल वैल्यू आता है, पैसा दिए खरीद के ले आए, वो हमारा क्या होता है बेटा? टेंजिबल गुड्स होता है। जिसकी कोई ना कोई इकोनॉमिकल वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंजिबल गुड्स। तो सर्विसेज को, अब जैसे आप कभी बोल सकते हैं कि अरे राकेश सर औकात में रहो, आपको हम खरीद चुके हैं, हम तो क्या दे रहे हैं? सर्विस ही दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग आते हो तो पैर दबाते हैं, हम आ रहे खाली खाना खाएंगे, ये लीजिए दांत काटिए, ऐसा तो नहीं है भाई। हम क्या दे रहे हैं? आपको सर्विस दे रहे हैं। याद रखिएगा सर्विस में भी क्या होता है बेटा कि पर्सन टू पर्सन, आगे जब हम लोग प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ेंगे ना, तो जो लेबरर होता है पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो यहां पर भी वही है कि हम लोग टेंजिबल गुड्स को तो इंक्लूड करेंगे लेकिन सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करेंगे। बेटवा तुम्हारा रिजल्ट अगर अच्छा हो जाएगा तो तुम ये तो बोलोगे अरे सर जी पैसा खर्च किए थे इसलिए पास हो गए। क्या मैं जो सुबह सुबह आकर के कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं इसकी उसमें इंपॉर्टेंस नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? भाई टीचर का भी तो इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पे ये भोंदू सा शकल देखने सुबह सुबह क्यों आते हैं? जाते कोई अच्छा सा चमकदार चेहरा देखने के लिए, है कि नहीं? यहाँ क्यों आएंगे? तो उसकी भी जरूरत होगी नहीं की। तो भैया सर्विसेज को भी क्या होता है? इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करना होता है। पर इसमें इन्होंने क्या कहा कि ना जी हम सर्विसेज को तो नहीं देखते, हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे? भैया मेरा पैसा खर्च हुआ है कि नहीं? बस भाड़ा हम लोगों ने दिया है, रजिस्टर वगैरह खरीदा है, बाकी आपकी कोई औकात नहीं है भैया, आपने पैसा लिया है मुझसे, बात खत्म, है कि नहीं? तो ये भी चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। तो ये थी कहानी किसकी बेटा? वेल्थ व्यू पॉइंट की। तो अगर वेल्थ व्यू पॉइंट की बात करें कब दिया गया था? किसके द्वारा? क्या बोला था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। सपोर्ट किसके द्वारा किया गया? क्या बोला था? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। एडम स्मिथ को किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और वेल्थ व्यू पॉइंट में क्या क्या बोला कि मनी की वैल्यू ज्यादा है, मनी की वैल्यू ज्यादा है, इंसानों के हैप्पीनेस का मात्र एक साधन है और वो क्या है बेटा? मनी और वैल्यू। मनी की बात करते हैं हम लोग, मनी और वेल्थ की। और इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, इंटेंजिबल गुड्स को नहीं। तो ये चीजें आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रखना है। होते यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? पक्की वाली बात लॉक कर दिया जाए। चलिए आगे फील लेते हैं। दूसरा है बेटा वेलफेयर व्यू पॉइंट। वेलफेयर व्यू पॉइंट, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा वेलफेयर व्यू पॉइंट की, अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वेलफेयर व्यू पॉइंट की, तो याद रखिएगा ये जो वेलफेयर व्यू पॉइंट है ये दिया गया था बेटा एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा 1890 ईस्वी में जब इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। ठीक है बेटा, याद रखना है। पहला कब था? 1776, मतलब 114 वर्षों के बाद हमारा कौन सा आया बेटा? वेलफेयर व्यू पॉइंट। कि जब उन्होंने वेल्थ व्यू पॉइंट का क्या करा? क्रिटिसाइज किया। जब हमारा क्या हुआ बेटा? वेल्थ व्यू पॉइंट का क्रिटिसाइज किया गया, उसके बाद हमारा कौन सा आया? वेलफेयर व्यू पॉइंट। तो वेलफेयर व्यू पॉइंट हमारा दिया गया था 1890 में। कब दिया गया था बेटा? 1890 में, जब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स।
अर्थशास्त्र के सिद्धांत। क्या लिखा था बेटा? अर्थशास्त्र के सिद्धांत। उन्होंने कहा देखो भैया कि अगर हमारे पास पैसा है तो ऐसा नहीं है कि एक 47 ले ले और रोडवा पे खड़े हो जाए गोली चलाते रहे, क्यों मेरे पास बहुत पैसा हम सबको भून देंगे। ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं भाई। अगर आपके पास पैसा है तो कोरोना के सिचुएशन में देखा था ना लोगों ने कैसे दूसरे लोगों की मदद करी थी, है कि नहीं? निपटने वाली हो? चलो ठीक है, सांसें चलती रहनी चाहिए। तो जो भी हम लोग बात करेंगे इसमें क्या होगा, वेलफेयर की। तो कोरोना के टाइम में देखे थे ना लोगों ने सबकी कितनी क्या करी थी, हेल्प करी थी। तो हमेशा हम लोग किसकी बात करेंगे, वेलफेयर की। हाँ ये जरूर है कि वेलफेयर के लिए वेल्थ का होना जरूरी है। वेलफेयर के लिए वेल्थ का होना जरूरी है। जब तक वेल्थ नहीं होगा तो वेलफेयर करेंगे क्या? कहावत तो फिर वही बन जाएगी, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। अरे भाई जब पैसा ही नहीं होगा तो हम मदद कैसे कर पाए? मदद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, वेल्थ का होना आवश्यक है। लेकिन सब कुछ वेल्थ है ये बात हमारा क्या है, गलत है। कि हमारे लिए सब कुछ वेल्थ ही है ये बात गलत है। हाँ वेलफेयर के लिए वेल्थ का होना जरूरी है, ये चीजें हम लोग मतलब कि इसमें भी बैकडोर से वेल्थ की एंट्री हो रही है नहीं हो रही है। और जब बैकडोर से वेल्थ की एंट्री हो ही रही है तो फिर एडम स्मिथ तो सही बोला था कि द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज मनी और वेल्थ। कि इंसान की खुशी और प्रसन्नता का मात्र एक साधन क्या है, मनी और वैल्यू है। तो वो चीज भी आपको यहां पर ध्यान में बेसिकली रखने की जरूरत होती है। इसको सपोर्ट किया गया था, इसको सपोर्ट किया गया था किसके द्वारा बेटा, सपोर्टेड बाय AC पिगू। किसके द्वारा सपोर्ट किया गया बेटा, AC पिगू के द्वारा। AC पिगू ने कहा कि मनी इज only a medium to achieve welfare. Money is only a medium to achieve welfare. कि जो मनी है वो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर को प्राप्त करने का साधन है, सब कुछ हमारा वेल्थ नहीं है। या यूं कह दे मनी इज measuring rod to achieve welfare. Money is measuring rod to achieve welfare. की जो मनी है वो क्या है बेटा, मेजरिंग रॉड है। कहते हैं जिस तरीके से एक इंसान को खड़े होने के लिए ना बेटा बैकबोन की जरूरत है ना, अगर रीढ़ की हड्डी आपकी तोड़ दी जाए तो सही से ऐसे बैठ पाओगे, खड़े हो पाओगे नहीं ना। तो बैकबोन का होना जरूरी है या नहीं है, जरूरी है बेटा। तो जिस तरीके से एक इंसान के लिए बैकबोन का होना जरूरी है उसी तरीके से अगर हमें वेलफेयर करना है तो वेल्थ का होना जरूरी है। मतलब कि यहां पर देखो एक बात कि जो हमारा वेलफेयर व्यू पॉइंट है इसमें वेल्थ की एंट्री तो हो रही है, वेल्थ की एंट्री हो रही है। कहां से, बैकडोर से, पीछे के दरवाजे से। कि डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि वेल्थ है तो सब कुछ है, लेकिन ये बोल रहा है वेलफेयर करोगे तो वेल्थ चाहिए, वेलफेयर करोगे वेल्थ चाहिए। जैसे आपने बोला अरे सर जी हमें फाउंडेशन पढ़ना है, हाँ हाँ बेटा हम तो इसी के लिए बैठे हैं, आप पढ़ो ना। अच्छा सर जी लेकिन बेटा फीस इतनी है कि नहीं, घूम फिर के बात वहीं आ गई ना। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है बेटा पैसा इतना है दोगे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं पढ़ सकते हो। देख रहे हो तरीका वही, रिश्ता वही, सोच नहीं। एक में डायरेक्ट फोकस किस पे हो रहा है, वेल्थ पे। बेटा फीस इतनी है दोगे तो आपकी क्लास होगी। एक में अरे बेटा हम तो आप ही के लिए बैठे, हम सेवा शुश्रूषा के लिए ही यहां पर बैठे हुए हैं, आप आओ तो सही, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बेटा तेरा रिसेप्शन पे बात कर लेना कितना पेमेंट लेंगे, है कि नहीं। तो मतलब बैकडोर से एंट्री किसकी होगी बेटा, वेल्थ की एंट्री होगी। तो जो हमारा वेलफेयर व्यू पॉइंट है वहां भी वेल्थ की एंट्री होती है, लेकिन कहां से बेटा, बाय बैकडोर, पीछे के दरवाजे से। कि क्लियरली हम वहां पे जैसे आप लोग भी कहते हैं ना कि ये सब उसकी हरकत है लेकिन वो सामने आके नहीं कर रहा है, कहां से कर रहा है, पर्दे के पीछे से कर रहा है। तो वही चीजें यहां पर भी है कि सामने वेलफेयर को रख दिया लेकिन पीछे से कंधे पे बंदूक कौन चलाए हुए बेटा, वेल्थ ही चलाए हुए। यहां पर ये जो एल्फ्रेड मार्शल साहब हैं, अब इन्होंने बेटा आगे जाकर के अभी पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट दिए हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है बेटा
फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स कह दो या सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स कह दो कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो हमारे एल्फर्ड मार्शल साहब हैं, इसको किस नाम से जाने बेटा? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमी। तो जो हमारा वेलफेयर व्यू पॉइंट है किसके द्वारा दिया गया? एल्फर्ड मार्शल। कब दिया गया? 1890 में। कौन सी बुक लिखी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सपोर्ट किसके द्वारा किया गया? एसी पिगू के द्वारा। एसी पिगू ने क्या कहा? मनी इज ओनली ए मीडियम टू अचीव वेलफेयर, या मनी इज मेजरिंग रॉड टू अचीव वेलफेयर। और बेटवा ये जो लाइन है ना, मेजरिंग रॉड, ये बार बार आपके ऑप्शन में पूछेगा। ये मेजरिंग रॉड मैंने लिखा है तो ये नहीं कि ऐसे ही आसान शब्दों में लिखा है, ये आपके ऑप्शन में एग्जाम में बार बार पूछा गया, इसलिए मैंने मेजरिंग रॉड का नाम। कि अगर आपसे पूछ देगा कि मनी जो है वो मेजरिंग रॉड है, ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो क्या बोलोगे? एसी पिगू के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? एसी पिगू के द्वारा दिया गया। या ये बोल देगा कि वेलफेयर के लिए मनी जो होता है वो किस माध्यम का काम करता है, तो मेजरिंग रॉड का काम करता है। तो ये सब चीजें हमारे क्या हो गए? थ्योरेटिकल में आते हैं। जय हिंद क्यों कर रहा है भाई? जी बताइए। क्या क्या इमटेरियल? अरे तो वही, इसी का मैंने दूसरा नाम क्या बोला था बेटा? मटेरियल वेलबींग बोला था ना। मटेरियल वेलबींग ना, तो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में वेलफेयर का दूसरा नाम है बेटा, मटेरियल वेलबींग भी उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा बेटा कि जहां पर भी हम मनी की बात करें तो मनी हमारा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मीडियम है। मनी हमारा क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ मीडियम है वेलफेयर को अचीव करने का, या यूं कहते हैं कि मनी हमारा क्या है बेटा? मेजरिंग रॉड है वेलफेयर को अचीव करने का। वेलफेयर को अचीव करने का क्या है हमारा? मेजरिंग रॉड है। तो इन चीजों को भी हम लोग यहां पर बेसिकली ध्यान में रख करके चलेंगे, बट फील तो यहां भी नहीं आएगा। अब जैसे वहां पर हमने अकॉर्डिंग टू वेल्थ व्यू पॉइंट देखा, तो यहां पर भी क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू वेलफेयर व्यू पॉइंट देख देते हैं, और लिखने की जरूरत तो है नहीं, पीडीएफ तो भेजूंगा ही मैं। हाँ, अभी मैंने ये भी बोला था कि इसमें बहुत सारे अभी आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो इन्होंने दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। टेंशन काहे ले रहा है रे? फील लेंगे। आर्क और एवरेज मेथड इलास्टिसिटी में पढ़ता है, किसके द्वारा दिया गया है? इसी के द्वारा। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ता है, किसके द्वारा दिया गया है? इसी के द्वारा दिया गया। तभी आगे बढ़ेंगे तब ना, एक कई बार छिपी पे चढ़ जाता है। आए हाय, रुलाओगे क्या? चलो अब लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू। समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का वाली बात? मोहिनी समझ में आवे है आज? अकॉर्डिंग टू वेलफेयर व्यू पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वेलफेयर व्यू पॉइंट। देखो बेटा, अगर वेलफेयर व्यू पॉइंट की बात, ये चैप्टर अगर किसी दूसरे टीचर से पढ़ोगे ना बेटा, तो वो साफ बोल देगा कि राकेश सर ने गलत पढ़ाया, क्योंकि इस तरीके से कोई पढ़ाता ही नहीं पहला चैप्टर। ठीक है, इस तरीके से कोई भी पहला चैप्टर पढ़ाएगा नहीं, लेकिन गारंटी हमारी कि क्वेश्चन कोई बाहर जाएगा नहीं। ठीक, जो भी प्योर ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाएगा ना वो ऐसे ही जाएगा, लेकिन जो 11th 12th वाला टीचर होगा वो साफ इसको गलत बोल के जाएगा। हाँ, अच्छा आगे अभी और अंतर आएगा बेटा, रुक तो सही। चलो जी, अगर अकॉर्डिंग टू हम लोग किसकी बात करें बेटा? वेलफेयर व्यू पॉइंट की बात करें। अगर अकॉर्डिंग टू वेलफेयर व्यू पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी बात हमारे लिए क्या थी बेटा? बताइए, सबसे अच्छी बात इसमें क्या इन्होंने बोला था? ह्यूमन बीइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ और मनी। कि मनी और वेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है बेटा? इंसानों की ज्यादा जरूरत है। ये बात तो हमारी अच्छी है। और यहां पर जो सबसे अच्छा कंसेप्ट दिया गया था वो ये था, इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज
नॉर्मेटिव साइंस। अब आगे इस कंसेप्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर में कंसेप्ट है जिसमें हर क्वेश्चन के साथ दिमाग खराब हो जाता है कि हुआ कैसे है। कोई बात नहीं बेटा, याद होगा जो तुम लोगों का सबसे पहला टेस्ट लिया था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसके दिए थे, सारे इस बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा कि इकोनॉमिक्स हमारा क्या है बेटा, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों ही तरीके के साइंस हैं। जैसे जब मैंने इन लोगों को शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया तो इकोनॉमिक्स से शुरुआत किया, इन लोगों को यह डाउट था कि आगे बीसी के पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, है कि नहीं, पता नहीं कहीं बीसी का, और मैंने उस टाइम में बोल भी दिया था वीडियो दे दूंगा देख लेना, है कि नहीं। तो थोड़ा सा माइंड में टेंशन था, रे दादा इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा बीसी के नहीं पढ़ाएगा। जब तुम लोग आए बीसी के पढ़ने लगे, लगा ये अब इको पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, आता भी है या नहीं आता है कि नहीं। तो माइंड में कंफ्यूजन रहता है या नहीं रहता। तो हर तरफ से, दोनों तरफ से, पहला अच्छा बीसी के ठीक पढ़ा रहे, इको भी सही पढ़ा ही लेंगे, पॉजिटिव, या ये तो सही पढ़ा रहे, पता नहीं वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इनसे, है कि नहीं। तो ये टेंशन में आदमी दोनों तरफ की, कि दोनों तरीके से सोचना है, पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव भी, पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव। कि अगर हम यहां बैठे हैं तो इस उम्मीद में बैठे हैं कि फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ तो, अरे भाई पॉसिबिलिटी तो दोनों ही होती ना, है कि नहीं। अब जैसे कल आराम से मैच देख रहे थे, है कि नहीं, तो लखनऊ सोच रहा था अरे हम तो फील्ड ले ही लेंगे, तेवतिया आया बोला अभी हम जिंदा हैं, मार दिया 24 में 40, ले टेंशन है खत्म, फील्ड ले लिया उसने लखनऊ के साथ, है कि नहीं। जो जीता हुआ मैच था वो बेचारा लखनऊ हार गया, है कि नहीं। तो ये चीजें, आरसीबी उसके साथ आके फील्ड ले गया, है कि नहीं, अक्षर पटेल आके मुंबई के साथ फील्ड ले गया, है कि नहीं। तो ये क्या है बेटा कि अगर हम पॉजिटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मेटिव भी सोच के चलना पड़ेगा, ये नहीं चलना पड़ेगा। तो दोनों ही चीजें यहां पर होती है। तो मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है मतलब पॉजिटिव साइंस और क्या होता है नॉर्मेटिव साइंस। ये चारों टॉपिक खत्म होने के बाद पहले यही बताएंगे, उसके बाद आगे कुछ बताएंगे। जी सर, अरे सर हम आपके सेवक हैं, हमने क्या बोला, 24, 26, 28, 30 आपका पेपर है ना जून में, 30 तारीख को ये पेपर है ना, 30 तारीख तक के लिए हम आपके सेवक हैं, है कि नहीं। 1 जुलाई को बात करना, मुंह पे मुक्का मार दूंगा, क्योंकि तब तक हमारी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। जब लाइबिलिटी खत्म तो फिर काहे का। हाँ चलो जी, तो क्या हुआ, तो जहां पर भी ह्यूमन बीइंग की बात होगी वो हमारा इंपॉर्टेंट होगा किससे बेटा, वेल्थ और मनी से। तो मनी से ज्यादा वैल्यू किसकी, ह्यूमन बीइंग की। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स क्या है हमारा, बोथ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। ये हमारा किसके था बेटा, वेलफेयर व्यू पॉइंट। अब हमारे पास तीसरा आता है बेटा, स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग। स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग, बेटा याद रखना, अगर कहीं पर भी स्कैरसिटी और चॉइस मेकिंग की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर भी हम लोग क्या बात करें बेटा, स्कैरसिटी और चॉइस मेकिंग की। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, कमी। चॉइस मेकिंग का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव डिसीजन। चॉइस मेकिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आप लोग भी देखते होंगे कि अगर घर में किसी चीज की कमी होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कम यूज करते हैं या नहीं करते, ताकि लंबे समय तक चल सके, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं होता चले एक ही बार में निपटा दे, अगली बार से ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसी कहानी तो नहीं होगी भैया। कि जो भी अगर रिसोर्सेज हमारे पास है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज में हमें यह ध्यान में रखना है कि जितनी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसी में हमें अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। उसी रिसोर्सेज में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे तो दैट्स मींस क्या, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो देखो बेटा ये कंसेप्ट दिया गया था लोयनल रॉबिन्स के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, लोयनल रॉबिन्स के द्वारा 1931 में। कब दिया गया था बेटा, डेटवा लिख रहे हैं ताकि याद रखो, नहीं तो एग्जाम में पूछेगा, बोलेगा सर जी लिखे हुए नहीं किए, फिर कान के नीचे बजा दूंगा मैं कि देखो कहां लिखा था। तो किसके द्वारा दिया गया, लोयनल रॉबिन्स के द्वारा। कब दिया गया, 1931 में, जब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स।
तो जहां पर नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स दिया गया था वो बातें यहां पर करी गई थी कि देखिए कि ह्यूमन वांट्स जो है, ह्यूमन वांट्स क्या है बेटा हमारा, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स, लिमिटेड और स्कार्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड है कि नहीं, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स। कि जैसे अगर मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब आप लोगों के आगे टेस्ट है कि नहीं, 9 बजे के बाद टेस्ट है। अब मैंने सोचा कि चलो 11 बजे तक खींच देते, तो आप लोग भी ऐसे घूर के देखो जैसे हमने गुर्दा मांग लिया हो। ना ना, लू हाँ। तो देखिए अगर ह्यूमन वांट्स हमारा अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज हमारा लिमिटेड है, तो हमें अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा बेटा, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज की बात करनी पड़ेगी। अगर अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्स के, इसका मतलब क्या है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, लोगों की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है बेटा, कम है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये जो डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है ना बेटा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, यही हमारे लिए क्या है बेटा, प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। कि सबसे बड़ी समस्या हर किसी के साथ यही है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है और किस तरीके से करना है। ये चारों चीजें हमें यहां पर ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास डिमांड है वो ज्यादा, सप्लाई क्या है, कम है। बेटा देखो अगर डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, वो भी एक दिक्कत है। सप्लाई ज्यादा डिमांड कम हो तो मार्केट फेल्योर का सिचुएशन वहां भी बनता है। सीए इंटर में जब जाओगे तो वहां पर एफएम के साथ जो इकोनॉमिक्स है 40 नंबर का, वहां पर एक टॉपिक पढ़ोगे मार्केट फेल्योर। मार्केट फेल्योर में इसी चीज को बनाने कि ओवर डिमांड और ओवर सप्लाई दोनों ही हमारे लिए क्या है बेटा, घातक है। अब यहां पर एक भी बच्चा ना हो और हम नल्ले की तरह बैठे रहे, अरे हमारे पास कोई काम नहीं, चल हम अकेला ही बोलेंगे, तो किसको पढ़ाएंगे भाई, किसी को नहीं। आप लोग यहां पर बैठे हो, मुझे फोन किया, अरे सर जी कब आओगे, बेटा अभी टाइम नहीं है, आज की क्लास रहने दो, ये भी दिक्कत होगा, ये नहीं होगा। आप एक क्लास आओगे, 2 क्लास बाद में बोलोगे पागल है, इससे पढ़ना ही नहीं है कि नहीं। तो ओवर डिमांड और ओवर सप्लाई दोनों ही क्या होगा बेटा, मार्केट फेल्योर का रीजन होगा, ये नहीं होगा, दोनों ही हमारा क्या होगा, मार्केट फेल्योर का रीजन होगा। तो वो भी चीजें हमें यहां पर बेसिकली ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी, उसकी भी जरूरत यहां पर हमारी होगी। तो जहां पर भी हम लोग बात करेंगे तो हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। क्या देखना होगा बेटा, हमें अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज की बात करनी होगी। अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे तो हमेशा डिमांड क्या होगा, सप्लाई से ज्यादा होगा। तो अब अगर सप्लाई से ज्यादा होगा बेटा, तो हमने क्या बोला, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसका हमें अल्टरनेटिव यूजेज के लिए ये बताता है। क्या होता है बेटा, कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके अल्टरनेटिव यूजेज के लिए बताएगा। कौन बताएगा बेटा, स्कैरसिटी और चॉइस मेकिंग व्यू पॉइंट। कौन बताएगा बेटा, स्कैरसिटी और चॉइस मेकिंग व्यू पॉइंट। अब इस व्यू पॉइंट के अनुसार अगर कुछ बात है तो वो क्या क्या है, तो अकॉर्डिंग टू scarcity and choice making viewpoint, scarcity and choice making viewpoint। अगर scarcity और choice making viewpoint के अनुसार समझ दे तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या बोला था बेटा, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, फिर रिसोर्सेज आर ठीक है, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ
रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। और अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, जरा इस पर गौर फरमाइएगा, है कि नहीं। कहता है बेटा इकोनॉमिक्स इज प्योर पॉजिटिव साइंस। इकोनॉमिक्स इज प्योर पॉजिटिव साइंस that is neutral between ends or scars। कि जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स हमारा क्या है बेटा, प्योर पॉजिटिव साइंस है। कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना वो सब क्या है बेटा, सही है, कोई भी गलत नहीं है, इसकी कोई भी सीमाएं नहीं है। मतलब क्या है बेटा, अनंत है ना, अनंत होगा या नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा। लेकिन क्या कभी भी रिसोर्सेज हमारा अनलिमिटेड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये कह देना कि न्यूट्रल बिटवीन एंड्स है, कोई भी सीमाएं नहीं है, असीमित है, ऐसा संभव नहीं है। और इसी के लिए हमने यहां पर क्या लिखा था, लाइक मिल्क। और आप अपने घर पे जाओ, घर वालों को बोलना 1 गिलास दूध दो, और फिर अगले दिन बोलना अरे यार दूध बहुत पी लिया, जरा 1 पैक बना के देना, फील आ जाएगा बेटा। आपके नजरिए से तो इकोनॉमिक्स के अनुसार सही है ना, जो काम कर रहे हैं सब सही है कि नहीं। चाहे हम लोग दूध पिए या मदिरा का सेवन करें, सब क्या है, फीलिंग कंफर्टेबल, है कि नहीं। दूध पिएंगे तब भी ताकत होगा, और वो भी पिएंगे तो ताकत नहीं भी, तब भी 2-4 को कुछ उठा के पटकिए देंगे, अरे कौन हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ बोलो क्या हो बेटा, बेटा एंड्स और स्कार्स नहीं है, न्यूट्रल बिटवीन भी लगाना पड़ेगा। हाँ, एंड्स का मतलब क्या होता है, समाप्ति, और न्यूट्रल लिखा हुआ है इसका मतलब कोई सीमा ही नहीं है, कहीं पर खत्म ही नहीं होता। कमी, स्कार्स का मतलब क्या, कमी, न्यूट्रल बिटवीन, कमी की बात कर रहे, कहीं पर खत्म होता ही नहीं है। तो इसीलिए तो मैंने बोला अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड नाम की कोई चीजें तो हमारे पास होती नहीं है। तो ये कह देना कि हम कोई भी काम कर रहे हैं और वो हमारा क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो ये काम गलत होगा या नहीं होगा बेटा, ये काम गलत होगा ना। तो इकोनॉमिक्स हमारा प्योर पॉजिटिव साइंस है, ऐसी बातें हम लोग नहीं करते। लेकिन एक अच्छी बात जो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात करी है, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल गुड्स, दैट इज सर्विस। बेटा अगर इकोनॉमिक्स में कभी भी मैं इंटेंजिबल गुड्स लिखा हूं ना, तो वहां पर एक ही नाम है, और वो क्या है बेटा, हमारा सर्विसेज है। इकोनॉमिक्स में अगर कभी भी हम इंटेंजिबल गुड्स की बात करेंगे तो वहां पर हमेशा किसको रख के चलना बेटा, सर्विसेज को रख करके चलना है, सर्विसेज को हम लोगों को देखना है। तो ये बेसिकली आपको यहां पर ध्यान में रख करके चलना है कि अगर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो स्कैरसिटी चॉइस मेकिंग किसके द्वारा दिया गया, लोयनल रॉबिन्स के द्वारा। कब दिया गया, 1931 में, ठीक है बेटा। कौन सी बुक लिखी थी, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें क्या था बेटा, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव साइंस की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, पॉजिटिव साइंस की बात करते हैं। यहां पर कोई भी सीमाएं नहीं है, न्यूट्रल बिटवीन इंड्स और स्कार्स की बात करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या था बेटा, इकोनॉमिक्स में हम लोग टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों ही गुड्स को इंक्लूड करते हैं। ये बात किसने बताई बेटा हमें, लोयनल रॉबिन्स ने बताई है। पर फील तो यहां पे भी नहीं आएगा। वो तो जब हम अभी माइक्रो ही पढ़ रहे हैं तो मैक्रो हर जगह खत्म है, अभी आगे बताएंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। अब है हमारा बेटा यहां पर डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। क्या बेटा, नहीं, डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। बेटा ये जो है हमारा दिया गया था, हाँ बोल भाई, किसके बेटा, सबके एक्सेप्शन से नहीं, एक देता है दूसरा काट देता है, मतलब उसके अलग से देता है ना कि भाई ये उसने जो बोला यहां पर ये गलत था, उसी को सही करता है कि नहीं।
हर किसी का, जैसे वेल्थ आया तो वेलफेयर ने उसको क्रिटिसाइज किया, वेलफेयर आया तो लियोनेल रॉबिन्स ने दोनों को क्रिटिसाइज किया, तुम दोनों सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो, स्कैरसिटी को कोई सोच ही नहीं रहा है कि नहीं। फिर अब ये चौथा आया, ये सबको और कोस दिया, ये दिया गया था बेटा पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा, पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। इसने सबसे अच्छा जुगाड़ लगाया बेटा। एक कहावत में एक कहानी सुनाता हूं कि एक बार क्या हुआ, अमेरिका, चाइना, रसिया और भारत, इस चार के ना जो वैज्ञानिक हैं वो कहीं प्लेन से जा रहे थे, ठीक है। तो चारों में शर्त लगी कि कौन कितना अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। तो जब ये वहां पर पहुंचे तो रसिया ने क्या करा, एक अच्छा सा प्लेन बनाया, ठीक है, अच्छा सा प्लेन बनाया। बोला देखो जैसा हमने प्लेन बना दिया ना बेटा, ऐसा कोई बना ही नहीं सकता है, जो प्लेन हमने बनाया है ऐसा कोई बना ही नहीं सकता। अमेरिका वाला आया, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, बोला देखो ये हमने बनाया, ऐसा कोई अब कर नहीं सकता। चाइना वाला आया, उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको पेंट कर दिया, बोला कि देखो अब ऐसा कोई पेंट करके दिखा दे तो हम समझ जाए। भारत आया, लिख दिया मेड इन इंडिया, टेंशन है खत्म। ना रसिया, ना अमेरिका, ना चाइना, किसका है वो, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो किसका होगा, इंडिया का होगा ना, टेंशन ही खत्म। तो वही चीज है, ये क्या बोलते हैं, पॉल ए सैमुअल्सन, इसने कोई कंसेप्ट नहीं दिया लेकिन फील सबके साथ ले लिया। बोला देखो जी, बिना पैसा के ना जिंदगी में कोई काम ना हो सके, तो पैसा का होना जरूरी है। बस एडम स्मिथ सबका सपोर्टर खुश कि देखो इसने भी खोला ना कि पैसा होना चाहिए। बोला रुको, बर्दाश्त कर, पैसा है तो मदद भी करनी चाहिए। बोला ये रे दादा, ये तो फंसा दिया हमको। मतलब वेलफेयर वाला भी खुश कि वो भी तो यही बोल रहा था, पैसा है तो मदद करनी चाहिए। बोला रुको, अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज की कमी हो रही है, स्कैरसिटी है, तो उसका अल्टरनेट भी तो ढूंढना चाहिए ना भाई। क्योंकि हम लोग डिस्कवरी ऑफ रिसोर्सेज तो कर ही सकते ना भाई, इन्वेंशन नहीं कर सकते, डिस्कवरी करने में तो कोई हर्ज नहीं ना, तो हमें अलग अलग खोजना चाहिए। नहीं, जैसे देखो ना, पहले रेल जो है वो किससे, कोयला वगैरह से चलता था ना, है कि नहीं। गदर मूवी देखे होगे, धराधर धराधर, है कि नहीं, शोले मूवी में, है कि नहीं, कोयला से चल रहा था। फिर धीरे धीरे डीजल इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिक इंजन आया, और अब जो है सोलर इंजन भी तो चल रहा है भाई। कुछ एक जगह पे क्या हुआ, सोलर का भी ट्रायल चल रहा है आराम से। तो ये चीजें भी भाई, ट्रेन इतनी बड़ी है, सब पे लगा दे सोलर पैनल, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो सोलर से भी अब चलने वाले, मतलब हम क्या करेंगे बेटा, अल्टरनेटिव यूजेज को भी करते रहेंगे। तो ये बात भी इसने बना दी, मतलब तीनों को खींच लिया, ये नहीं किया। तो इसका मतलब एक ही था कि हाउ मैन एंड सोसाइटी कैन चूज अल्टरनेटिव। ओके सर, आपने बोला, हम यही लिख देते फॉर हिज डेवलपमेंट, कि अपनी विकास के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए हम किस तरीके से जो भी हमारे पास हैं उसको हम लोग अल्टरनेटिव यूजेज करेंगे, वो चीजें हमें यहां पर ध्यान में रखना होगा या नहीं रखना होगा बेटा। तो ये चीजें बताई दी गई थी किसके द्वारा, पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा। और पता है इसके सपोर्ट में जो आए थे वो महाशय तो सबसे ज्यादा खतरनाक थे, जैकब वीनर। इसके जैसा होशियार इंसान आज तक पैदा ही नहीं हुआ है, जैकब वीनर। इन्होंने कहा पता है इकोनॉमिक्स क्या होता है, बोला जी बताइए क्या होता है। कहता है इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करता है, टेंशन नहीं खत्म। जो अर्थशास्त्री बोलेगा उसको फॉलो करो, हो गया इकोनॉमिक्स। हम काहे ले टेंशन ले भाई, है कि नहीं, हम काहे टेंशन ले, हम तो वही पढ़ रहे हैं ना जो लिख के दिया है, हम काहे अपना दिमाग लगाएं। तो इकोनॉमिक्स वही है जो इकोनॉमिस्ट करता है, बात खत्म। अब बता, सबसे ज्यादा फील ले गया है नहीं लिए, एक ही लेन में सबको खा गया है कि नहीं। ये तुम लोगों जैसे नवयुवक होंगे उस टाइम के, मॉडर्न युग के जमाने के, है कि नहीं। तो इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमी डू। अगर कभी ये पूछेगा तो किसके द्वारा दिया गया बेटा, जैकब वीनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, जैकब वीनर के द्वारा। तो जैकब वीनर ने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। पर फील तो यहां भी नहीं आएगा बेटा। 4 मेथड अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, 4 व्यू पॉइंट हम लोगों ने देखे हैं। कौन कौन से, वेल्थ, वेलफेयर, स्कैरसिटी, चॉइस मेकिंग। वेल्थ किसके द्वारा, वेलफेयर, स्कैरसिटी, चॉइस मेकिंग,
और डायनामिक ग्रोथ पॉलिश एमल्सन। तो ये चीजें ध्यान रखना। वेल्थ व्यू पॉइंट कब दिया गया? 1776। वेलफेयर व्यू पॉइंट, स्कैरसिटी चॉइस मेकिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में, और जो जो बुक का नाम लिखा है इसको भी आप लोगों को अपने भेजे में उतार लेना है। जो हार्ड डिस्क है उसको हैंग मत होने देना, उसमें उसको संभाल के रखना। नहीं बेटा, ये तो फील लेने के लिए आया था। अब देखिए बेटा, ऊपर में हमने एक प्रजाति लिखी थी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। कौन सी प्रजाति लिखी थी बेटा? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, CENTRAL PROBLEM ऑफ इकोनॉमी। गॉड आके क्या कर लेंगे? बचा तुम्हें मुझसे मैं ही सकता हूं और कोई नहीं। चलो जी बेटवा, बचपन में आप लोगों ने 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था, 3 ही पढ़ा था ना। यहां थोड़ा सा फील लेकर के अब हम लोग 4 पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस। बेटा मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की बुक आप लोगों को दी थी 284 पेज वाली। किस किस को नहीं मिला है वो वाली बुक? रे मारूंगा ना कंटा। ग्रुप में मैंने इकोनॉमिक्स की मैंने बुक भेजी हुई थी ग्रुप में, कंबाइंड 284 पेज के। मैं आज फिर से भेज दूंगा। उसमें से एक बार पहले चैप्टर को रीड जरूर करना। उस वाले बुक की एक एक लाइन आपको रीड करनी है। हाँ ठीक है, उसमें जो मेरी वाली बुक होगी उसके एक एक लाइन को आपको रीड करना है कि क्या क्या उसमें कंसेप्ट हो रहे हैं। होते चलिए जी, तो अगर यहां पर देखें तो हाँ मैक्सिमम जो बोल्ड करके अंडरलाइन कर रखा है ना उसको ज्यादा याद में रखना है। रीड पूरा कर लेना, याद बस उस बोल्ड वाले को रखना है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन जितने भी बनेंगे, अभी जैसे कुछ बच्चों का कल जो है ना बीकॉम का पेपर होगा इकोनॉमिक्स का, कुछ बच्चों के है कल बीकॉम के इकोनॉमिक्स, उस वाले बुक को खोल लेना, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। करे कैसे वही नहीं पता है ना। देखो दे सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है ना, रीअपियर वालों को इसलिए देते तो एक तो फीस कम होती है, उसमें कितना कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं तुम भी समझ सकते हो। मैंने इसलिए नहीं दिया, जो न्यू अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं इन सबको मैं जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, या जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों को सारी बुक मिलेंगी। मैथ्स की भी प्रिंटेड बुक मिलेगी, इको की भी प्रिंटेड बुक मिलेगी। हाँ अगर तुम लोगों को जरूरी है तो मैं कोई प्रॉफिट नहीं लूंगा, जितना प्रिंट का कॉस्ट आएगा वो दे देना, ले लेना बुक। अगर इको की सिर्फ बोलोगे तो इको की मैं प्रिंट करवा दूंगा, मैथ्स की बोलूंगा तो वो ज्यादा नहीं, दोनों बुक मिला करके वही 250 या 300 रुपए का कॉस्ट आएगा, ठीक है। अगर तुम लोग लेना चाहो तो मैं प्रिंट करवा के फिर दे सकता हूं, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि भैया इस फीस में कहां से बियर कर पाएंगे। मैं अपनी दो की जिम्मेदारी लूंगा ना बेटा। हाँ मैं अपनी पूरी मैथ्स पूरी इको की एक एक चीजें आपको दे दूंगा, ठीक है। तो देखो पहला क्या हो गया बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला क्या हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। पहला तो हम ये डिसाइड करें ना कि हमें क्या बनाना है, तभी तो हम लोग डिसाइड करेंगे ना कैसे बनाना है। जैसे आप लोगों ने 12th करा तो 12th के बाद पहले डिसाइड करें ना सीए करें कि ना करें, औकात से बाहर की बात तो नहीं है। तो पहला ये काम हुआ कि करें कि ना करें, तो व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर उसके बाद जब चलो अब कर ही लेते हैं, कैसे करें, तो भैया फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन पढ़ना, फिर फॉर्म भरना, फिर पास, फिर इंटर, फिर फाइनल, तब जाके कहेंगे कंप्लीट सीए, जो कि फ्यूचर टेंस में आता है कि नहीं। फिर उसके बाद आखिर करें किसके लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो देखो बेटा अगर सीए बन जाएंगे ना तो एकदम जेब में माल आता रहेगा, फील लेते रहेंगे, है कि नहीं। तो पैसा कमाने के लिए एक ही मोटिव है। फिर दूसरा, अरे गुरुजी क्या बताएं, घर की स्थिति बड़ गड़बड़ है, तनिक फैमिली को भी उस पोजीशन तक हमें लेके जाना है, तो उसके लिए भी सीए करना जरूरी है कि नहीं। सर जी जब पैसा रहेगा ना तो लुड़की भी बढ़िया बढ़िया आएगी। हाँ
है कि नहीं? अब शादी भी अच्छे घर में होगी, अच्छे खानदान में होगी। जैसे धोनी को ही देख लो ना, पहले उसी ने मना किया, क्रिकेटर बन गया, उसी से शादी कर लिया, है कि नहीं? तो पहले ना पैसा देखते ही, हाँ, है कि नहीं? तो ये भी हो सकता है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब जैसे जियाउल हो गया या मैं हो गया, हम जैसे शकल वाले लोगों से कौन शादी करे? है कि नहीं? हम लोगों को कौन देखें फिर? है कि नहीं? तो अब उसके लिए क्या होगा? सीए बनना उसको जरूरी होगा, तो अच्छी मिलेगी। हमें भी देख लिया कि भाई जब लड़के वाले आए थे, देख लिया कि अच्छा चलो पढ़ाता है तो पैसा कमाइए लेगा, है कि नहीं? तो फिर मिल गई हमें भी एक, जैसी भी मिली हो, है कि नहीं? क्या हुआ? क्यों प्लॉट क्यों दिखाया भाई? इससे अच्छा प्लॉट तुझे कोई दिख सकता है? तोबरा सही सलामत नहीं दिख रहा है? प्लॉट और मैं ही केमिकल लोचा वाला हूं, पहले दिन बोले बदमाशी करोगे ले गोली धार। तो ऐसा कौन सा प्लॉट दिखाना? तो देखो किसके लिए करें ये भी ज्यादा जरूरी है, और खास करके जियाउल के लिए, हमारे लिए, और कोई है नहीं, पवन भी थोड़ा थोड़ा इंक्लूड हो ही जाता है उसमें। अच्छा रमन तू का है छुप रहा बेटा, तू भी इसी समाज से है, बाहर नहीं है कि नहीं? तो हम लोग एकदम नेचुरल ब्यूटी वाले लोग हैं, है कि नहीं? तब अरे कौन जाने कोयला में ही तो हीरा होता है, तब बात नहीं समझते तुम लोग। चलो जी, हर चमकदार चीज सोना नहीं हो सकता, है कि नहीं? लेकिन हर कालू कोयला तो हो ही सकता है। चलो जी, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस भी हमें क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा, ये नहीं बेटा कि किसके लिए हमें करना है। जैसे आप देखो ना, ये तो चलो मजाक की बात थी, आप लोग जिस चेयर पे बैठे हो, क्या वो कभी घर में यूज होगा? क्या नहीं होगा, वो अधिकतर इंस्टीट्यूट में यूज होने वाले हैं, है कि नहीं? तो हम अगर मान लो कि ये चेयर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई इंस्टीट्यूट में यही लगता है तो इंस्टीट्यूट के लिए बनाएंगे। अब ऐसा नहीं कि बोलेंगे घर वाले भी यही यूज करेंगे, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो हम किसके लिए गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे वो भी हमारे लिए मायने रखता है या नहीं रखता है? और बेटा ऐसा नहीं है कि सोचते ही ख्याली पुलाव बना लेते हैं कि भाई हमने सोचा सीए करना है, आए रे दादा सीए बन गए हम सीए, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा भाई। बहुत सारे उसके लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे ना, अच्छे से 4.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? दैट्स मीन्स व्हाट प्रोविजन should be made for economic growth, कि हमें विकास करने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए हम कैसे कैसे प्रोविजंस को अपनाते हैं। भाई कोई बच्चा है जो 6 घंटा मेहनत करता है तब उससे कोई भी कंसेप्ट समझ में आता है, कोई 1 घंटा मेहनत करता है उसी में उसको समझ में आता है। तो कैसे कैसे हम लोग उन सब चीजों को समझेंगे ये भी तो ध्यान में रखना होगा बेटा। तो ये 4 हमारे क्या है बेटा? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। कौन कौन से? व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा कौन सा? हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा कौन सा? फॉर होम टू प्रोड्यूस, और चौथा कौन सा बेटा? व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये 3 आपने पहले पढ़ा था, अब ये चौथा है आपके लिए बढ़ चुका है। तो ये चीजें आपको बेसिकली ध्यान में रखना था। आज मैंने आपको 4 मेथड्स बताए हैं और साथ ही साथ उसके सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में बताया। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, बाकी हम लोग इसको और आगे करेंगे, अगले क्लास में इसको खत्म भी करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।